Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In yesterday class, day before yesterday's class, what we were discussing about four economic Morley. systems. Four economic systems we were discussing. तो उसमें क्या हम डिस्कस कर रहे थे? प्योर मार्केट कर लिया था, प्योर कमांड मैंने समझा दिया था, थोड़ा पढ़ना बाकी है. व्हाट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था आपको कि प्योर मार्केट इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बता रहे, प्रॉब्लम्स बता दिए इसके साथ में. अच्छा, प्योर कमांड इकोनॉमी में क्या है? सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, कितना प्रोड्यूस करेगी, क्यों प्रोड्यूस करेगी, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस प्योर कमांड इकोनॉमी इज कंज्यूमर गेट्स लो प्रायोरिटी. वो नहीं बनेगा जो कंज्यूमर को चाहिए, वो बनेगा जो सरकार कहेगी. लिटिल फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि सरकार ने बोला ये बनेगा, और कुछ बनेगा ही नहीं. Resources owned by the state are often wasted. Individual don't care if they do not own it. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. रशिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आने का इन द जब यूएसएसआर हुआ करता था, सबसे बड़ा कारण क्या था कि सारी लैंड जो है, सारी लैंड को ओन करने वाला कौन था? यूएसएसआर की गवर्नमेंट. अब यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड लैंड दे दिया और उनको कहा खेती करो. अब जब उन्होंने खेती करी, खेती करके जो प्रोडक्शन हुआ, अब चाहे जिसने जो भी प्रोडक्शन किया हो, सारा प्रोडक्शन किसको देना है? सरकार को. सरकार क्या करेगी? इक्वली सब में बांट देगी. इक्वली, जैसे एक आदमी ने तो प्रोडक्शन किया बड़ी मेहनत करके 5,000 टन, और एक आदमी ने किया 2 टन, और एक आदमी ने किया 250 टन. ठीक है. तो क्या हुआ इस चक्कर में? जो 5,000 टन जिसने जिसने प्रोडक्शन किया मेहनत करके, उसको लगा यार मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ, बाद में मुझे मिलता तो उतना ही है जितना मतलब सरकार को मुझे देना है, जितना टोटल प्रोडक्शन का, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? तो उन्होंने मेहनत करनी बंद कर दिया, उन्होंने काम करना कम कर दिया, उनकी मोटिवेशन कम हो गई. क्योंकि क्या था? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो लैंड है, इज ओन्ड बाय द स्टेट. और लैंड से प्रोडक्शन किसका, कौन ओन करेगा? स्टेट, मतलब गवर्नमेंट ओन करेगी. तो जब गवर्नमेंट ओन करेगी तो फिर कोई मोटिवेशन नहीं रहता किसी के लिए काम करने के लिए. जबकि इन कॉन्ट्रास्ट कैपिटलिज्म में क्या है? मैं अगर मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो मुझे फायदा होगा. आप अगर मेहनत करोगे, ज्यादा पैसे कमाओगे, तो आपको फायदा होगा. ठीक है. तो आप थोड़ा कोशिश लोगे, बेयर करोगे. ठीक है. सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्योर कमांड इकोनॉमी की, और इसीलिए यूएसएसआर का डाउनफॉल हुआ. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज ट्रेडिशनल इकोनॉमी. ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या है? ये बेसिकली इंडिया में देखी गई थी कि भैया कि जो कास्ट सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि आप कौन सा काम करेंगे. अगर आप बनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं, वैश्य कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो बिजनेस के काम करेंगे. अगर आप शूद्र कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या करेंगे? मीनियल वर्क्स करेंगे. ठीक है. ठीक है. अगर आप इस क्या बोलते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे? फाइटिंग का काम करेंगे. तो ये इंडिया में सिस्टम है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम. इसी वजह से ऑक्यूपेशन जो एक आदमी का है, वो कास्ट डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट. प्योर कमांड ना प्योर मार्केट, ये इस तरह से है. बट अभी भी ये इंडिया में कुछ जगह प्रेवलेंट है. बट इंडिया इज नॉट कॉल्ड अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इंडिया इज नाउ कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब थोड़ा कंपोनेंट इसमें कमांड का है, और थोड़ा कंपोनेंट इसमें कैपिटलिज्म. मतलब दो फिलोसफीज है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म. थोड़ा सा कंपोनेंट कैपिटलिज्म का है, थोड़ा सा कंपोनेंट कम्युनिज्म का है. जैसे जैसे क्या कम्युनिज्म का कौन सा कंपोनेंट है? कि अगर देश की सुरक्षा की बात है, डिफेंस की बात है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन काम करेगा? सरकार. सिर्फ और सिर्फ सरकार काम करेगी और कोई काम नहीं करेगी. ठीक है. अब बात आया कि क्या बोलते हैं, अब बात आया कि अगर गेहूं उगाना है, ठीक है, तो इसमें कौन काम करेगा? फार्मर्स अपना इंडिविजुअली काम करेंगे. ठीक है. कोई फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री बनानी है, तो फार्मर्स, वो फैक्ट्री का मालिक जो अपने हिसाब से बनाता रहे, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. लेकिन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ रिलेट करती है चीजें, सपोज करो एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो जब शुरुआत हुई थी तो सारा कंट्रोल सरकार का था। सरकार ने बोला कि हम ही एयरक्राफ्ट चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि लगता उनको ये लगता था कि भैया कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमारे पे ये ना कर दे, वो ना कर दे, ठीक है। तो मतलब अननेसरी हम हमारे पर अटैक हो जाएगा, तो फिर अगर हम किसी प्राइवेट पार्टी को दे देंगे। तो गवर्नमेंट सारे करते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि हमें सारा काम करने की जरूरत नहीं है, हमें सारा काम करने की जरूरत नहीं है कि भैया एयरक्राफ्ट भी हम ओन करें। हमारा एक सिंपल काम है कि हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हमारे हाथ में होना चाहिए, जो चलाएगा डीजीसीए। बाकी एयरक्राफ्ट जो चलाना, जिसको चलाना है पायलट और वो प्लेन्स, और वो खुद हायर करे कंपनी, ठीक है। तो इससे क्या है, कंट्रोल भी रहेगा और अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस वाज कॉल्ड, मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। अगर कुछ भी मतलब मैटर होता है जिसमें कि देश की इंटेग्रिटी, कंट्री की इंटेग्रिटी पे होती है दिक्कत, तो क्या होता है कि वो चीज सारी गवर्नमेंट देखती है। अब अगर आप देखो 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 कि भाई नोट छापने में कौन छापेगा? सिर्फ सरकार छापेगी और कोई नहीं छापेगा, ठीक है। कोई अपनी करेंसी नहीं ला सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर जो सरकार क्या बोलते हैं, कोई शिप से रिलेटेड चीजें हैं, तो पहले क्या होता था, शिप से रिलेटेड चीज सारी गवर्नमेंट करती थी। अब क्या होता है, प्राइवेट शिप्स भी आ गए, क्रूजेस भी आ गए। सो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया पहले जब आजाद हुआ था तब वो ज्यादा कम्युनिस्ट था, ज्यादा कम्युनिज्म की तरफ झुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिकली आफ्टर 1991, इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ मूव करता गया। अब इंडिया काफी कैपिटलिज्म की तरफ है, बजाय कि कम्युनिज्म की तरफ। जैसे क्या है, जैसे एक आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एल आई सी हुआ करती थी। लेकिन अब कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं। ये एल आई सी भी कैसे बना, पहले जो है एट द टाइम जब हम आजाद हुए थे तो बहुत सारी छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनी थी। तो उस समय सरकार ने ये डिसाइड किया कि इन सारी छोटी छोटी सरकारी कंपनीज का, जो जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को अब से सरकार कंट्रोल करेगी, और सबको मर्ज करके 1956 में एक एल आई सी कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और सारी इन कंपनीज को मिक्स करके एक बना दी कंपनी, जिसका नाम था एल आई सी। अब क्या था, एल आई सी कौन चलाता है? सरकार चलाती है, ठीक है। फिर सरकार को धीरे धीरे करके समझ में आया कि यार ये ऐसा सेक्टर है, हम क्यों इतना कर रहे हैं, हम औरों को भी बोल देते हैं, वो भी अपना एल आई सी करने लगे। तो इसीलिए अलग अलग कंपनीज 1991 के बाद में अपनी अपनी क्या लेके आए, एल आई सी। हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके आए, सब तरह का इंश्योरेंस लेके आए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसपे पहले सिर्फ सरकार कंट्रोल करती थी, धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज हो गए। तो सिंपल बात ये है, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब जैसे अगर आपने ये सुना होगा कि आईओसीएल कंपनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एचपीसीएल कंपनी है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ने किसी के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट की एक हिस्सेदारी है इसके अंदर। अब अगर गवर्नमेंट कहे कि भैया मेरे मेरे इसमें 60% मेरा शेयर्स है इस कंपनी में, मतलब टोटल शेयर्स में से 60% जो है मैं ओन करता हूँ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। और 60% में से कहते हैं कि 5% हम इसके शेयर्स बेच देते हैं मार्केट में। तो अब कंपनी का सरकार कितनी मालिक मालिक रही? 55%, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार का कंट्रोल कम हो गया तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार का कंट्रोल कंट्रोल बढ़ जाता है तो उससे वो कहते हैं कि वे प्योर कमांड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? एनी डाउट? मैंने पहले भी आपको बताया है, देयर इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो completely प्योर मार्केट इकोनॉमी, देयर इज नो completely
विच इज कॉल्ड प्योर कमांड इकोनॉमी। ठीक है, हमेशा हर एक चीज थोड़ा मिक्सचर में रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर में रहता है, मतलब या तो वो कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि 95% कम्युनिज्म, 5% प्राइवेटाइजेशन या कैपिटलिज्म, और ऐसा भी हो सकता है कि 95% कैपिटलिज्म, 5% कम्युनिज्म का कंपोनेंट हो उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, और एक अच्छी इकोनॉमी कैसी है, तो इसमें बैलेंस हो दोनों का। जैसे इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज कॉल्ड, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली एक तरह से प्योर कमांड इकोनॉमी की तरफ है, वहां पर हंसने पर भी कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कब कौन हंसेगा कब कौन रोएगा। ठीक है, और जबकि कैपिटलिज्म में कोई कुछ भी करता रहे, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पैसा कमा लेगा, कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जैसे यूएस में हर छोटी छोटी बात पे केस हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे केस हो जाता है वहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सबको राइट है सब कुछ करने का। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? तो ये एग्जांपल है प्योर मार्केट इकोनॉमी। यूएस कहाँ आता है? मेक्सिको, स्वीडन, रशिया, मेनलैंड चाइना और कोरिया। ठीक है, मतलब यूएस में अगर हम, ये हमारा ये हो गया, कैन यू सी दिस कर्सर? तो जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, इधर से इधर जाएंगे तो हम प्योर मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे तो प्योर कमांड। तो देखो, प्योर कमांड में भी नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से कमांड इकोनॉमी नहीं है, यूएस भी पूरी तरह से कैपिटलिज्म नहीं है। इसको बोलते हैं, इस प्योर मार्केट को कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं और इसको कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं। आर वी ऑल क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ठीक है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको ये गवर्नमेंट फिलोसफी का पार्ट लगा लो चलो। यहीं पे एक कॉन्टेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट क्या है? मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक तरह की फिलोसफी है जिसमें कि जो गवर्नमेंट होती है एक कंट्री की, वो ये डिसाइड करती है कि ऐसी चीजें जो बेसिक नेचर की हैं, ठीक है, उस पे तो कंट्रोल होगा सरकार का, और बाकी जो बेसिक नेचर की नहीं है उस पे होगा, उसको हम फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का काम क्या होगा? लोगों की भलाई करना। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कि कंप्लीटली एजुकेशन फ्री है, वहां पे कंप्लीटली हेल्थ केयर फ्री है, मतलब कोई भी जाए अपने किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज करा ले। उसका खर्चा कौन उठाएगा? सरकार। अब सरकार कैसे खर्चा उठाएगी? सरकार क्या करेगी? अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल देगी, सिंपल। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब देखो, हेल्थ से क्या आता है? वेलफेयर आता है ना? सो हेल्थ से जो वेलफेयर आता है, एजुकेशन से क्या होगा? भाई आगे बच्चे पढ़ेंगे तो तभी तो वो कुछ आगे आगे बनेंगे। ठीक है, सो हेल्थ केयर आता है, वेलफेयर आता है। हेल्थ केयर हो गया, सोशल हो गया, सोशल चीजें हो गई। ठीक है, तो ऐसे देश जो कि अपना, मतलब वहां के लोगों को हेल्थ केयर फ्री में देते हैं, एजुकेशन फ्री में देते हैं, इसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। ठीक है, और अब जैसे इंडिया में, इंडिया इज ऑल्सो वेलफेयर स्टेट, पर प्रॉब्लम ये है कि अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहाँ इलाज हो पाता है? देखो, सरकार के पास पैसे कम है, पैसे कम है, सरकार के पास पैसे कम है, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोल पाते। फिर क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोल पाते तो उन्हें लगता है कि यार कोई पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, जिसको भी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना है खोल ले वो। क्यों? क्योंकि कम से कम वो तो अपना हॉस्पिटल खोलेगा, कुछ लोगों को तो ट्रीटमेंट मिलेगा वहां से। अब कुछ देश, इंडिया ऐसी फिलोसफी में बिलोंग करता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है।
बाकी कुछ रिच कंट्रीज क्या करती हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा ही नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल होगा ही नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज होगा ही नहीं, सब बंद करा दो, ये सारे हम देखेंगे। हर हर 4 किलोमीटर में एक हॉस्पिटल होगा, एक स्कूल होगा, एक कॉलेज होगा, हर 4 किलोमीटर पर। इस तरह से उन्होंने क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा है, इसलिए वो ये सब कर सकते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में ये सब क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास इतना पैसा होता कि वो हर 4 किलोमीटर पे एक कॉलेज एक स्कूल और एक हॉस्पिटल खोल देते, ठीक है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। फिर तो ये इंडिया वुड बी कॉल्ड अ कंप्लीट वेलफेयर स्टेट। बट हाँ, पार्शियली इट इज अ, इंडिया की फिलोसफी में क्या है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर मतलब ये एक तरह से हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्ट है। अगर आप कहीं स्वीडन में जाएं या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाएं या नॉर्वे में जाएं, यहाँ पे क्या है, वेलफेयर स्टेट है, वहां पे कोई पैसा नहीं लगता है हेल्थ केयर का। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप वहां पे जाके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, तो आप क्या है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ये चीज उस लेवल पे नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट। मतलब वहां पर गवर्नमेंट वहां की ध्यान देती है कि लोगों का भला किस तरह से हो, ठीक है। So countries also have different philosophies of government which reflect not only the laws and rules but how individuals are treated, ठीक है। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, देखो मेन दो ही होते हैं, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज अ सोशलिज्म इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या है कि भैया कोई जो जिसको जो करना है वो करे, जो ज्यादा मेहनत कर सकता है वो जितना पैसे कमा सकता है। कम्युनिज्म में क्या है कि भाई सबके सब इक्वल हैं, ठीक है, जो जितने पैसे कमाए वो सारा पैसा गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट फिर सबको इक्वल इक्वल बांट देगी। सोशल में क्या है, सोशलिज्म में क्या है, अच्छा, कम्युनिज्म में जो जो आदमी गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा, वो गोली से ठाव कर देंगे, उसे गोली मार देंगे, उसको खत्म, बात ही खत्म। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, पैरेलली चाइना में कम्युनिज्म आया था, ठीक है। चाइना में कम्युनिज्म आया था 1949, 1 अक्टूबर 1949। तो दोनों देश एक तरह से ये लगा लो कि तभी नए नए जन्मे हैं एक तरह से। तो दोनों देश को एक बात समझ में आती थी कि अगर हमने कुछ बेहतर करना है, अगर हमने लोगों की भलाई करनी है, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी, लेबर लॉज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सॉरी, लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स मतलब पहले क्या होता था, सारी जमीन जो है जमींदारों के पास होती थी, सारी जमीन किसके पास होती थी, जमींदारों के पास होती थी। अब वो जमींदार क्या करते थे कि अपने अंदर मजदूर रखते थे, मजदूरों से दिन भर काम कराते थे, और उनको क्या है, वो बेचारे उनको उतना ही मिलता था खाने के लिए कि वो खा के जिंदा रह सके बस, इससे ज्यादा उनको नहीं मिलता था, ठीक है। और इन जमींदारों की वजह से क्या है, इन गरीबों को गरीबों गरीबों के पास में मतलब का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो रहा था, मतलब वो बेहतर नहीं हो रहे थे। तो अब ये चीज को, प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए, तो दोनों देशों की सरकार ने बोला कि भाई मतलब क्या है, जमींदारों को बोला कि भैया अपनी कुछ जमीन जो है उन्हें उन्हें वो दे दो, अ, उन्हें डोनेट कर दो। तो अब दोनों ने ये कोशिश करी। चाइना में ये कोशिश इस तरह से थी कि उन जमींदारों को बुलाया गया, उनसे बोला गया कि अपनी जमीन जो है इन मजदूरों के नाम कर दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो, तो अब बात ही खत्म हो गई, तुम हमारे नाम कर दो। उसने कहा नहीं करेंगे, गोली ठा मार दिया, खत्म बात। ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोगों को मार दिया। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इस काम को बहुत ही प्यार से और तरीके से करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए आपको याद होगा, आचार्य विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया, भूदान मूवमेंट, कि भाई सबके सब अपनी मर्जी से दान कर दे जमीन अपनी, ठीक है, ताकि क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सके। दो, ये चीज चाइना में जल्दी हो गई क्योंकि वहां पे तो सिंपल फंडा था, गोली मारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था,
ऐसा नहीं था, यहाँ पे सबको समझाया गया, कोशिश की गई, और समझाया गया, कुछ कानून बनाए गए, मारा किसी को नहीं गया। ठीक है। सो दिस सो मतलब वहां पे क्या था, गोली मार दी गई थी। अब वहां मतलब ये जो समझाया गया, ठीक है, इसी को हमने सोशलिज्म बोल दिया एक तरह से। और जो वो गोली मार दी गई, वो हो गया कम्युनिज्म। ठीक है। कम्युनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग और राइट विंग आपने सुना होगा, लेफ्ट विंगिज्म और राइट विंगिज्म। Capitalism features private ownership of businesses and marketplace competition. As we have explained this, it is the same as the free enterprise system. The political system most frequently associated with capitalism is democracy. Democracy, क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिज्म में मतलब एक तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है डेमोक्रेसी, मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। The main goal of socialism is to keep the prices low for all the people and to provide employment for many. The government runs key industries, generally in telecommunication, mining, transportation, and banking, ताकि ज्यादा लोगों को काम मिल सके। सोशलिस्ट कंट्री टेंड टू हैव मोर सोशल सर्विस, वो ज्यादा सोशल सर्विस करने की सोचती है। इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया को कहते थे फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिस्ट बिकॉज नेहरू जी वॉज फेबियन सोशलिस्ट। कम्युनिज्म में क्या है, वो मतलब हर चीज सरकार डिसाइड करेगी, हर चीज। ठीक है। वहां पे हर चीज सरकार डिसाइड करेगी, कोई भी आदमी को कहीं भी काम पे लगाना है, कुछ नया काम शुरू कर देते थे वो। ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड द टाइप ऑफ द स्कूलिंग पीपल विल रिसीव एंड ऑल्सो टेल देम वेयर टू लिव, वो सब कुछ बता देते हैं उनको। Many countries are in transition from either communism or socialism to capitalism. Privatization is a common aspect of transition from command economy to free enterprise economy. मैंने बताया ना, जैसे जैसे हम क्या है, दूसरे मतलब चीजों को सरकार कंट्रोल कम करती रहती है अपना, और प्राइवेट सेक्टर्स को देती रहती है, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। चलिए, नाउ विल गेट बैक टू आवर यस्टरडे क्लास। ठीक है। हमने अब इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया था हमने सारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। द थ्योरी ऑफ डिमांड, the most powerful tool of economics for analyzing the way market forces determine price and production in a competitive environment are demand and supply. Demand and supply analysis in an open economy, it is demand for a good and its supply that jointly determine its prices. The term demand reflects consumer behavior. It shows how a consumer is willing to buy at a given income, price, and time. A mere want is not demand in economies. अब डिमांड होती क्या है, आई थिंक ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ रीडिंग दिस आई विल रीड दिस। इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज consumers are willing and able to buy at a given period of time. Thus, desire for the good accompanied by enough purchasing power and willingness to pay determine the demand for that particular commodity. ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Law of demand present the functional relationship between price and quantity demanded. The statement is as follows: other things remaining constant, अगर बाकी सारी चीजें constant है, the quantity demanded increases when price falls. जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता रहेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, डिमांड डिमांड उसकी बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या कंडीशन है इसके लिए, कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी डिमांड की। द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, कीपिंग other affecting variables constant.
ये हम देखेंगे अदर अफेक्टिंग वेरिएबल कांस्टेंट कौन से होते हैं आगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. The inverse relationship between the price and the quantity demanded can be explained by two effects: substitution effect or income effect. Suppose when the price of a particular good rises, the consumer finds its substitute comparatively cheaper, so they shift their demand to the substitute good, which leads to the decrease in the demand of the original good. मतलब वो क्या देखते हैं कि चलो मतलब चाय दो तरह की आती है, चलो टाटा टी है और एक टेक टाटा टी है और कौन सी लगा लो आप, रेड लेबल लगा लो सपोज करो, ठीक है. दो चाय है की ब्रांड है, आप सपोज करो टाटा टी वाले जो है वो अपने प्राइस बढ़ा देते हैं. जैसे ही वो प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एक टाइम तक तो लोग टाटा टी को लेते रहेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि यार टाटा टी क्या, मैं रेड लेबल पी लेता हूँ. ठीक है. सो जिसको सब्स्टिट्यूट, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि कोई और प्रोडक्ट था जो कि कंपैरेटिवली चीपर था और उसको उन्होंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. दूसरा, क्यों मतलब दूसरा कि क्वांटिटी और प्राइस इनवर्सली रिलेटेड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी भी गुड का क्योंकि इनकम तो कांस्टेंट ही है, so to consumers real income decreases, that is the purchasing power decreases, thus this leads to the decrease in the quantity demanded. हमने बात किया था ना कि भाई चीजें बाकी सब कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है. तो इनकम उस आदमी की तो कांस्टेंट है, वही वेरिएबल जो मैं बता रहा था आपको अभी, वही वेरिएबल ये तो कांस्टेंट है. जब वो कांस्टेंट है तो अब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई. कैसे कम हो गई, कि पहले उसके पास में 400 रुपए थे, ठीक है, तो वो 10 रुपए की टाटा टी अफोर्ड कर सकता था. अब उसके पास में अभी भी 400 रुपए हैं, लेकिन क्या है, अब वो टाटा टी जो है 50 रुपए की हो गई, तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई उसकी. दस दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द क्वांटिटी. तो क्या करेंगे कि छोड़ छोड़ यार, हम हम टाटा टी पीते ही नहीं, हम चाय ही नहीं पियेंगे. ओके. सो दिस इज अ कि जब एक प्राइस था तो चार क्वांटिटी डिमांडेड थे. जब दो प्राइस मतलब 2 रुपीज प्राइस हुआ तो 3 क्वांटिटी डिमांड, तो इसको इनवर्सली रिलेटेड दिखा दिया. ठीक है. ये क्वांटिटी और प्राइस, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस कम हो रहा है. ठीक है. तभी होगा ना. सो प्राइस का डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड है. आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अब आती है वो तो लॉ ऑफ डिमांड था, बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई. Two main pillars of a market are consumers. Just give me 5 minutes. Yes. So the theory of supply, the two main pillars of a market are consumers and suppliers. Their existence depends on each other. The term supply determines the quantity of goods and service that a supplier is ready to supply at a given price. Before understanding the meaning of the supply, one should know a clear distinction between production, stock, and supply. Production, it is a systematic process whereby inputs are converted into output. Stocks, a part or whole of the production produced during the production process that is kept in the warehouse and not offered for sale in terms of is termed as stock. So what is the supply? Supply refers to the that quantity of goods that are bought into the market and offered for sale at a price at a given time. Thus, it should not be mistaken with the stock lying in the godown or the quantity produced. So basically,
डिमांड में क्या है कि भाई अगर प्राइस जितना ज्यादा है तो डिमांड उतनी कम है। लेकिन ऑपोजिट सोचो, सपोज करो कोई चीज में प्रॉफिट ज्यादा है, आपको मिल रहा है, मतलब किसी का प्राइस ज्यादा है। जैसे सपोज करो कि मोबाइल फोन है। सो मोबाइल फोन एक आता है 20,000 रुपए का। तो कितने सारे लोग आ जाएंगे बेचने के लिए कि भाई हम बेचेंगे, हम बेचेंगे, हम बेचेंगे, हम बेचेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादा प्रॉफिट होएगा उसमें, इसीलिए। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई जो है, सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, बढ़ेगी, राइट? सो other factors remaining constant at higher prices, the quantity supplied is high, and at low prices the quantity supplied is less. The law of supply states a direct relation between the price and the quantity supplied, keeping other affecting factors constant. Price is a prime factor that affects supply just as it affects demand. प्राइस क्या है, एक प्राइम फैक्टर है जो कि सप्लाई को अफेक्ट करता है, जैसे कि दूसरी चीज क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। with the cost of the production remaining constant at price as price increases, the profit margin increases, due to which the supplier is motivated to supply more. मैंने बताया था आपको कि भाई वो उतना ही ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। Similarly, with the decrease in the price, the supply reduces as the suppliers are demotivated by reduced profits. Thus, price directly affects the quantity supplied by a supplier. अब सप्लाई एनालिसिस सिंपल है, ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। प्राइस वन, क्वांटिटी सप्लाइड वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर। ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम आता है कि अगर हम इन दोनों दोनों ग्राफ्स को, जो हमने ये ग्राफ बनाया, इन दोनों ग्राफ्स को हम अगर एक साथ प्लॉट कर दें, एक साथ हम उस पे ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। व्हेन द सप्लाई एंड द डिमांड आर इक्वल, दैट इज व्हेन द सप्लाई फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन इंटरसेक्ट, the economy is said to be at equilibrium. At this point, allocation of goods is at the most efficient because the amount of goods being supplied is exactly the same as the amount of goods being demanded. Thus, everyone, individual firms or countries, is satisfied with the current economic condition. At the given price, suppliers are selling all the goods that they have produced, and the consumers are getting all the goods that they are demanding. देखिए ये हो गया। हमने क्या करा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस आया, ठीक है, और जो क्वांटिटी आई, इसका मतलब इस प्राइस पे ये क्वांटिटी तक बेची जा सकती है। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यूजुअली लोग इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए भी। Equilibrium occurs at the intersection of the demand and the supply curve, which indicates no allocative inefficiency. At this point, the price of the goods would be P and the quantity of the goods will be Q, as we have seen. These figures are referred to as equilibrium price and quantity. In the real marketplace, equilibrium can only ever be reached in theory. So the price of goods and services are constantly changing in relation to the fluctuations in demand and supply. ठीक है, जैसे जैसे डिमांड ऊपर नीचे आता रहता है, वो उनकी सप्लाई और उसके पर प्राइस और वो चेंज होते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा टमाटर, मटर, ठीक है, वेजिटेबल्स, इनकी सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो इनका डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होता रहता है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम occurs when the price or quantity is not equal to P and Q.
excess supply हो जाए, if the price is set too high, excess supply will be created within the economy and there will be allocative inefficiency. इसको क्या बोलेंगे? डिसइक्विलिब्रियम। मतलब उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या कहलाएंगे? डिसइक्विलिब्रियम कहलाएंगे। ठीक है, सो देखो हमने एक्सेस सप्लाई देखा, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था तो ज्यादा सप्लाई करेंगे लोग, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड उतनी रहेगी नहीं उसकी, बिल्कुल एक्सेस सप्लाई। ये देखो ये जो पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। सो डिमांड और सप्लाई, और जो भी हम एक्सेस सप्लाई कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम एक्सेस सप्लाई, बिकॉज प्राइस ज्यादा है इस वजह से। At the price P1, the quantity of the good that producers wish to supply is indicated by Q2 at price P1. However, the quantity that the consumers want to consume is at Q1, a quantity much less than Q2. So because Q2 is greater than Q1, too much is being produced and too little is being consumed. The suppliers are trying to produce more goods, which they hope to sell to increase the profits, but those consuming the goods will find the product less attractive and purchase less because the prices are too high. ठीक है, आर वी ऑल क्लियर विद दिस? अब ऐसा ही सेम होगा एक्सेस डिमांड, बिल्कुल सेम होगा एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या है कि अगर प्राइस कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड, मतलब डिमांड तो ज्यादा हो जाएगी बट सप्लाई करने वाले कम हो जाएंगे। तो जब जब सप्लाई करने वाले कम रहेंगे और डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उस गैप को हम क्या बोलेंगे? इस गैप को हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इज क्रिएटेड व्हेन प्राइस इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस because the price is so low, too many consumers wants to consume while producers not making enough of it. Excess demand is the same thing. In this situation, at price P1, the quantity of goods demanded by the consumers at this price is Q2. Conversely, the quantity of goods goods that producers are willing to produce at this price is Q1. Thus, there are too few goods being produced to satisfy the demands of the consumers. क्यों? However, as consumers has to compete with one another to buy the goods as at this price, the demand will push the price up, making the suppliers want to supply more and bringing the price closer to the equilibrium. वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लायर्स कम है, तो वो क्या कहेंगे? ज्यादा में बेचने की कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली उसको इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करेंगे। सो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं कल आपकी 6 से 7 क्लास ले पाऊं, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट? नो सर। ओके, शैल वी